हेलो स्टूडेंट, आई एम के त्यागी और हम बात करने वाले हैं 12th क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स में पहले चैप्टर के बहुचयनात्मक प्रश्नों की। पिछली दो वीडियो में हमने जो इनिशियल 8 क्वेश्चन हैं उनको करा है, सोल्व किया है। आज हम बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है किसी वर्ग के चारों कोनों पर। तो सबसे पहली बात बनाते हैं वर्ग सॉल्यूशन। तो हमने एक वर्ग बनाया, ठीक है। तो वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश, सजातीय का मीनिंग होता है जो हर रूप से समान हो, एक जैसे, क्यू 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 और क्यू, ठीक है। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर, तो इसका केंद्र कहाँ हुआ? केंद्र हो गया जी आपका दोनों विकर्णों को मिलाने वाला बिंदु यहाँ पर, ठीक है। तो यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अगर हम यहाँ परीक्षण आवेश रखें तो उसकी दिशा बाहर की ओर होगी। क्यों? क्योंकि ये उसको प्रतिकर्षित करेगा। इसी प्रकार ये इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रश्न अनुसार E ही बताई जाएगी, क्योंकि अगर ये वर्ग है तो जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये होगी। तो विद्युत क्षेत्र इसके कारण भी E ही होगा, इसके कारण भी E ही होगा जिसकी दिशा ऐसे होगी, और इसके कारण भी E ही होगा जिसकी दिशा ऐसे होगी, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इस बिंदु पर ये विद्युत क्षेत्र इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं। ठीक इसी प्रकार ये विद्युत क्षेत्र इसको भी कैंसिल कर देगा। तो कुल मिला के जो नेट विद्युत क्षेत्र है केंद्र पर वो कितना होगा? 0। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगेगा, हालांकि ये तुम्हारी बुक में ऑप्शन के रूप में है तो तुम्हें दे रखा है बल लगेगा या बल आघूर्ण लगेगा वगैरह वगैरह, ठीक। तो तुम जानते हो सॉल्यूशन, तुम जानते हो एक द्विध्रुव को जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल होता है, कुल बल होता है 0 और बल आघूर्ण होता है PE साइन थीटा। तो हम क्या देखते हैं, नेट बल तो होता है 0 लेकिन बल आघूर्ण की वैल्यू 0 नहीं होती, PE साइन थीटा होती है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन हो गया हमारा केवल बल आघूर्ण, ठीक है। समझ में आ गया होगा केवल बल आघूर्ण इसका सही ऑप्शन क्यों है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P व E के बीच कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? तुम्हें बुक में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए अभी देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू किसका मान निकालना है? बल आघूर्ण का। टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो देखिए बताइए थीटा के किस मान के लिए साइन का मान अधिकतम होता है? 90 डिग्री का, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है और साइन में अधिकतम मान 1 ही होता है, ठीक है। तो अगर थीटा का मान, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तब टो का मान कितना होगा? अधिकतम, और वो कितना होगा? PE इंटू साइन 90, जो कि होता है 1, तो PE ये हो गया अधिकतम मान। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? हमारा ऑप्शन हो गया 90 डिग्री, है ना। यानी कि बल आघूर्ण का मान तब अधिकतम होगा जब P व E के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी बुक में है। एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? ठीक, क्या निकालना है? निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण। तो सॉल्यूशन, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2A इंटू Q, ठीक है। तो पहले देखते हैं द्विध्रुव कैसा बना हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और यहाँ पर प्रोटॉन रखा हुआ है, और इनके बीच की दूरी दे रखी है तुम्हें 1 एंगस्ट्रॉम। हमें निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण। तो P इक्वल टू 2A, 2A होती है दोनों के बीच की दूरी, वो कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलोगे तो क्या आएगा? 10 की घात -10 मल्टीप्लाई
Q क्या होता है? किसी एक आवेश का परिमाण। तो परिमाण तो दोनों का ही समान है, 1.6 गुणा 10⁻−19। बस इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव होता है। तो P इक्वल टू 1.6 गुणा 10⁻−29, ये आ गया हमारा मीटर में। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? देखिए, ये हो गया हमारा द्विध्रुव प्लस ई माइनस ई। ठीक है, अगर हम दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम अक्षीय स्थिति। याद आया होगा? तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था 1/4πε0 2p/r³। याद आ गया होगा? और इस अक्षीय स्थिति को ही हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, अब ये इसका मध्य बिंदु है, तो द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा तथा इसके मध्य बिंदु से होकर जाने वाली, मिलाने वाली और इसके मध्य बिंदु, देखो क्या नाम है, निरक्षीय रेखा बोलते हैं इसको। याद आया? तो निरक्षीय रेखा क्या होती है? द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली तथा इस रेखा के, दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंब जो रेखा होती है, इसी को हम, इस वाली रेखा को ही हम क्या बोलते हैं? निरक्षीय। और निरक्षीय को ही हम अनुप्रस्थ भी बोलते हैं। तो तुम्हें याद होगा अनुप्रस्थ स्थिति में क्या फॉर्मूला हुआ करता था, या निरक्षीय स्थिति में क्या फॉर्मूला हुआ करता था? 1/4πε0 p/r³। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, या ये कह लीजिए अक्षीय और निरक्षीय। तो जब इन दोनों का तुम अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात निकाल के देखते हो, अक्षीय बटे ई निरक्षीय, तो क्या रहा है? सब कुछ सेम है, सब कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचता है? इधर 2, इधर 1। तो क्या अनुपात आएगा? 2:1। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो और जो हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसमें एक बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो ये थे हमारे शुरुआत के 13 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बच जाते हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा बड़ा है। ओके स्टूडेंट, बाय। हेलो स्टूडेंट, तो